हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जब पृथ्वी की हवा सांस लेने लायक नहीं रह जाती है तो भविष्य का एक संदेश मानव जाति को बचाने के लिए एक अनजानी दुनिया में एक खतरनाक मिशन पर एक आदमी को भेजा जाता है। फिल्म 2067 में शुरू होती है जब मौसम में परिवर्तन के कारण दुनिया नष्ट हो गई है। सभी पौधों का जीवन विलुप्त हो गया है। पौधों के जीवन की कमी के साथ हवा में ऑक्सीजन की मात्रा में तेजी से कमी आई है। लोगों को जीवित रहने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन खरीदनी पड़ रही है। दुनिया के 99% हिस्से में अंधेरा छा गया है। लोगों का दम घुटने लगा है। ऐसी स्थितियों में ऑस्ट्रेलिया में केवल एक शहर बच गया है और ऐसा सिर्फ क्रोनिकॉप कॉर्पोरेशन नामक कंपनी के कारण हुआ है जो सिंथेटिक ऑक्सीजन बनाती है। हालांकि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन समय के साथ द सिकनेस नामक घातक बीमारी का कारण बनती है। पूरी तरह से विलुप्त होने से पहले मानव जाति के पास कुछ ही वर्ष हैं। ईथन वाइट ऑस्ट्रेलिया के शहर का रहने वाला है। वह और उसका दोस्त जूड क्रोनिकॉप कॉर्पोरेशन में मैकेनिक के रूप में काम करते हैं। कॉर्पोरेशन बीमारी का इलाज खोजने और दुनिया को बचाने का तरीका खोजने के लिए दिन रात काम कर रहा है। ईथन की पत्नी जाते को भी यह बीमारी है। ईथन कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है और पत्नी के लिए बेहतर ऑक्सीजन खरीदता है। एक दिन ईथन और जूड सुरंग में काम करते हैं। क्रोनिकॉप के पार्टिकल रिसर्च के सीटीओ रेजिना जैक्सन उन्हें अपने ऑफिस में बुलाती है। वहाँ वह दोनों को अपना परिचय देती है और उन्हें बताती है कि यदि परिस्थितियाँ नहीं बदली तो कुछ वर्षों में मानवता मरने वाली है। वह फिर बताती है कि ईथन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सभी की मदद कर सकता है और मानवता को बचा सकता है। ईथन हैरान है और उस पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन रेजिना ने जोर देकर कहा कि वह उनकी प्रयोगशाला में आए। लैब में बड़ी मशीनरी है। बिली मिशेल नाम के लैब डॉक्टर ने खुद को अथन से मिलवाया और 1 सेकंड के लिए अथन की कलाई की डिवाइस को देखा। वे फिर उसे समझाते हैं कि ईथन के पिता डॉक्टर रिचर्ड वाइट ने 20 साल पहले इस परियोजना की शुरुआत की थी। उनके सामने जो मशीन खड़ी है वह एक टाइम मशीन है जिसे क्रॉनिकल कहा जाता है। मशीन के साथ किए गए पहले प्रयोग में दूसरी तरफ क्या है ये जांचने के लिए उन्हें इसमें रेडियो तरंगे भेजनी पड़ी। इसके जरिए उन्हें पता चला कि 407 साल बाद यानी 2474 में पृथ्वी के पास हवा में पर्याप्त ऑक्सीजन बनाए रखने और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त वनस्पति होगी। उनका मानना है कि अगर मानवता कई सौ साल बाद भी मौजूद है तो संभावना है कि उन्होंने जिंदा रहने के लिए सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया है। लेकिन एक अजीब गतिविधि ने वहाँ के वैज्ञानिकों को चकित कर दिया। उन्होंने जो लहरें भेजी वे वहाँ से वापस आ गयी। जब उन्होंने इसे डिकोड किया तो उन्हें पता चला कि भविष्य के किसी व्यक्ति ने उन्हें ये कहते हुए संदेश भेजा था, ईथन वाइट को भेजो। इसलिए अब रेजिना और पूरी टीम ईथन को भविष्य में इलाज के लिए भेजना चाहती है। ईथन हैरान है, वह उन पर विश्वास नहीं करता है और सोचता है कि रेजिना सिर्फ झांसा दे रही है। इसके अलावा वह अपनी बीमार पत्नी को छोड़कर भविष्य में नहीं जाना चाहता, इसलिए वह मदद करने से इनकार करता है। बाद में अथन और जूड एक डिनर पर हैं, जहां वे क्रिस्प ऑक्सीजन खरीदते हैं। जूड अथन को योजना को पूरा करने और मानवता को बचाने में मदद करने के लिए राजी करने की कोशिश करता है, लेकिन अथन ये कहते हुए हंसा कि वह अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता। अथन अपने पिता के साथ कभी न होने के कारण उससे नफरत करता है। 20 साल पहले उसके पिता घर छोड़कर लापता हो गए थे, जबकि उसकी मां की मृत्यु तब हुई जब वह एक बच्चा था। तब से उसका पालन पोषण जूड द्वारा किया गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसे अथन अपने बड़े भाई के साथ साथ एक सबसे अच्छे दोस्त के रूप में मानता है। वह प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए अपनी मां को छोड़ने के लिए खुद को दोषी ठहराता है और वह उनके रास्ते में नहीं चलना चाहता और अपनी बीमार पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन जूड ने उसे यह कहते हुए मना लिया कि वह अपनी पत्नी को बचाने का एकमात्र इलाज ढूंढ रहा है। ईथन अपने 8वें जन्मदिन की याद दिलाता है जब उसके पिता ने उसे उपहार के रूप में एक अजीब बॉक्स खरीदा था। जैसे ही वह बॉक्स के अंदर अपना हाथ डालता है, एक उपकरण उसकी कलाई पर लग जाता है जिससे उसका खून बहने लगता है। रिचर्ड ने अपने बेटे के हाथ में एक परमानेंट डिवाइस को लगाया था। कई साल हो गए हैं लेकिन ईथन को अभी तक इसका उपयोग नहीं पता है। बाद में घर पर ईथन जाते को दिन में हुई हर बात बताता है और वह भी उसे जाने के लिए कहती है। अगली सुबह ईथन धातु के फूल पर मैं तुम्हारे पास वापस आने का रास्ता खोजूंगा लिखता है और इसे जाते के पास छोड़ देता है। वह फिर से रेजिना के ऑफिस जाता है और उससे कहता है कि यदि वह इलाज ढूंढ लेगा तो उन्हें पहले जाते को देना होगा। रेजिना स्वीकार करती है और उसे फिर से लैब ले जाती है। डॉक्टर मिचेल उसे वह सूट दिखाते हैं जो उसे मशीन में जाने से पहले पहनना होगा। जैसे ही वे उसे मिशन के बारे में बताना शुरू करते हैं, ईथन को पता चलता है कि उनके पास कोई प्लान नहीं है। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वह क्या देखेगा या दूसरे छोर पर किससे मिलेगा। उसे सूट पहनाने के बाद वे उसे आर्ची नामक एक एआई डिवाइस देते हैं। आर्ची हर समय लैब को अथन के विटल्स को दिखाएगी। यह उसकी लोकेशन नेविगेट करने में भी मदद करेगा। फिर वे अंत में उसे मशीन में भेज देते हैं। अंदर ईथन समय के साथ तेज गति से चलता है। वह आसमान से गिरता है और एक अज्ञात जंगल में उतरता है। हवा के घर्षण से उसके सूट में आग लग जाती है, इसलिए वह जल्दी से उसमें से निकल जाता है। फिर वह चारों ओर देखता है और प्रकृति की सुंदरता से चकित हो जाता है। वह देखता है कि दुनिया पूरी तरह बदल गई है। पेड़ और प्राकृतिक ऑक्सीजन वापस आ गए हैं।
वह आर्ची द्वारा निर्देशित दिशा में चलता है और किसी प्रकार का बनकर दरवाजा देखता है, लेकिन उसकी नजर दरवाजे के ठीक सामने एक कंकाल पर पड़ती है। इसकी खोपड़ी में गोली का छेद है। इसके अलावा वह उस पर लगे नाम के टैग को देखता है और अपना नाम देखकर डर जाता है। कंकाल ईथन का है। ईथन कंकाल की आर्ची को भी देखता है और उस पर आखिरी रिकॉर्डिंग चलाता है। वह एक आदमी को ये कहते हुए सुनता है कि यही एकमात्र तरीका है और ईथन को गोली मार देता है। तभी डिवाइस की पावर बंद हो जाती है। वह डरा हुआ है, ये देखते हुए कि यही उसका भाग्य है जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। फिर वह कंकाल की कलाई के डिवाइस को नोटिस करता है। ये ईथन के डिवाइस जैसा ही है, सिवाय इसके कि कंकाल के डिवाइस में हरे रंग की रोशनी चमकती है, लेकिन अथन का पूरा जीवन लाल रहा है। उस रात वह आग जलाता है और जंगली जामुन खाता है। पता चला कि जामुन जहरीले थे। ईथन उल्टी करता है और बेहोश होने लगता है। ईथन थोड़ी देर बाद उठता है और अपने सामने जूड को देखकर हैरान रह जाता है और पता चलता है लैब ने अथन के विटल्स को गिरते हुए देखा और मान लिया कि जहर का रिएक्शन हो रहा है। इसलिए उन्होंने जल्दी से जूड को भविष्य में भेज दिया, उसे बचाने के इलाज के साथ। कुछ समय बाद अथन और जूड देखते हैं कि उसका कंकाल वही है, जिसका अर्थ है कि उसकी किस्मत नहीं बदली है। फिर वे दूसरे दरवाजे को खोजने के लिए आर्ची का इस्तेमाल करते हैं। कुछ डिवाइस ईथन की आंखों को स्कैन करते हैं और उन्हें एक्सेस देते हैं। जब वे अंदर जाते हैं, एक मॉनिटर उनका स्वागत करता है। यह उससे डीएनए नमूना मांगता है। जब वह इसे स्वीकार करता है तो उसकी कलाई का डिवाइस काम करना शुरू कर देता है, जिससे उसका खून बहने लगता है। ब्लड टेस्ट के बाद ये हरा हो जाता है। कमरे की रोशनी चालू हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि वे 407 साल बाद क्रोनिकोव की प्रयोगशाला में हैं। टाइम मशीन भी उनके सामने है। जूड उत्तेजित हो जाता है क्योंकि अब उनके पास अतीत में वापस जाने का साधन है, लेकिन ईथन ऐसा नहीं सोचता, ये कहते हुए कि उन्होंने कुछ भी नहीं बदला है और वह मर जाएगा, मरे हुए ईथन की तरह। ईथन सिस्टम लॉक की जांच करता है और अपने पिता द्वारा बनाई गई एक होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग पाता है, जो बताता है कि टाइम मशीन को भविष्य के ग्रह में ऑक्सीजन डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि फिर इसे अतीत में वापस भेजा जा सके। लेकिन जब उसके पिता ने पहली बार टाइम मशीन शुरू की तो उन्हें एक संदेश मिला जिसमें उसके बेटे को भविष्य में भेजने के लिए कहा गया। अपनी गलतफहमी के बावजूद उन्होंने ऐसा करने का फैसला किया और ईथन के लिए यहाँ डीएनए वेरिफिकेशन कराया। जल्द ही ईथन और जूड को एहसास हुआ कि टाइम मशीन उन्हें वापस नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि इसकी बैटरी 407 साल बाद लगभग खत्म हो चुकी है। इससे भी बुरी बात यह है कि प्रयोगशाला की सक्रियता इसके परमाणु ऊर्जा कोर में खराबी को ट्रिगर करती है, जिससे केवल 4 घंटों में परमाणु विस्फोट होने का खतरा होता है। इसका मतलब है कि उन्हें टाइम मशीन को ठीक करने और विस्फोट से पहले वापस यात्रा करने का तरीका खोजना होगा। उन्हें जल्दी से कार्य करना होगा। बाहर वे हरे पौधों से घिरे एक बर्बाद शहर को देखकर आश्चर्यचकित हैं। ये दर्शाता है कि पृथ्वी मानव विलुप्त होने के बाद खुद को ठीक करना शुरू कर देती है। मानव कंकाल हर जगह बिखरे पड़े हैं। ईथन अपनी पत्नी के घर जाता है उसकी हड्डियों को खोजने के लिए, जिससे वह निराश हो जाता है। जूड उसे अतीत में वापस जाने के लिए राजी करने की कोशिश करता है, क्योंकि बीमारी के खिलाफ इलाज भविष्य की दुनिया में भी मौजूद नहीं लगता। ईथन को जूड पर शक होता है। फिर वह एक बार फिर रिकॉर्डिंग चलाने के लिए जंग लगी आर्ची को चालू करता है, जिससे वह जूड की आवाज को पहचानता है और ऐसा लगता है कि जूड ने ही उसे गोली मारी थी। जूड ने ईथन पर अपनी बंदूक उठाए, इनकार करते हुए कि वह अथन को गोली मार देगा। ईथन पहले मिशन को पूरा करने का फैसला करता है, इसलिए संयुक्त प्रयासों से वे पावर कोर की मरम्मत करने और फिर प्रयोगशाला में लौटने का इंतजाम करते हैं। अब क्रॉनिकल सिस्टम काम करता है और अब वह अतीत में लौट सकते हैं। पोर्टल लॉन्च होने तक उन्हें केवल 37 मिनट इंतजार करना होगा। उल्टी गिनती शून्य पर पहुंचने के बाद पोर्टल लगभग 30 सेकंड के लिए 2067 से जुड़ जाएगा। लेकिन ईथन को याद आता है कि उसका शरीर उसी स्थान पर एक दरवाजे के पीछे पड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने भविष्य में कोई बदलाव नहीं किया है। सच्चाई का पता लगाने के लिए ईथन अपने वर्तमान आर्ची की बैटरी को बाहर निकालता है और उसे जंग लगी आर्ची पर रखता है। इस तरह उसे दूसरी वीडियो देखने का एक्सेस मिलता है, जिसमें ईथन को बताया जाता है कि उसका भविष्य जूड द्वारा खत्म किया जाएगा। जूड स्वीकार करता है कि भविष्य बदलने की कोई उम्मीद नहीं है और वह ईथन की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। यह विश्वास करना कठिन है। ईथन अपने भाई को एक कमरे में बंद कर देता है, फिर अपने पिता के होलोग्राफिक लॉक को उसकी मृत्यु के दिन से चलाता है। वह जल्द ही क्रॉनिकोव के सीटीओ रेजिना जैक्सन और उसके पिता के बीच बातचीत का पता लगाता है। ये दिखाया गया है कि ईथन के पिता इलाज ढूंढकर सभी मानव जाति को बचाने के लिए टाइम मशीन का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन सीटीओ का इरादा केवल कुछ चुने हुए लोगों के साथ आखिरी समय में बचने के लिए मशीन का उपयोग करना था। लेकिन वे जो भी योजना चुनेंगे, किसी को भविष्य में यात्रा करनी होगी और टाइम मशीन को चालू करना होगा, ताकि जीवित पदार्थ को सुरक्षित रूप से समय में भेजा जाए। इसे दोनों ओर